आज मैं गांव जा रहा हूँ, अपनी नानी के गांव असनौली। हम लोग तो पौड़ी गढ़वाल रहते हैं खास। नानी पास में ही छोटा सा गांव है असनौली, वहाँ रहती हैं। ज़्यादा दूर नहीं है पौड़ी से, लगभग 20 किलोमीटर दूर ही होगा। जब हम छोटे थे तो हर बार छुट्टियों में जाते ही थे। इस बार तो मुझे बहुत टाइम हो गया है। 10th करने के बाद से ही मैं मौसी के यहाँ चला गया था आगे की पढ़ाई करने, फिर तो वहीं से कॉलेज और अब वहीं जॉब। इस बार बसंत पंचमी पर मैं घर आया तो मन किया कि नानी को पौड़ी बुलाने से अच्छा है कि मैं खुद असनौली होकर आऊं। वैसे भी शहरों की भीड़ और शोरगुल में गांव खो से गए हैं, खो सी गई है वहाँ की यादें भी। लगभग 7-8 साल हो गए हैं जब मैं गया था। याद भी नहीं। तमन्ना भी मिलेगी वहाँ शायद, या शायद नहीं भी। अभी तक दिल में उसकी याद के कुछ जुगनू टिमटिमा जाते हैं कभी कभी। वही जुगनू जो उस दिन छत पर उसने मेरी मुट्ठी में बंद कर दिए थे। तमन्ना मेरे दिल के बंद दरवाज़ों पर पहली दस्तक थी तमन्ना। मेरे अतीत की कहानी तमन्ना। और अतीत ही क्यों, वर्तमान भी तो अभी भी कहाँ भूल पाया हूँ उसे। जब कभी पुरवाई हवा चलती है, बारिश की बूंदें मिट्टी को चूमती हैं, या चमेली की खुशबू बिखरी हो कहीं, तो वो भी मन की किसी खुली खिड़की से अंदर चली ही आती है। 16 या 17 साल का रहा हूँगा मैं जब पिछली बार नानी से मिलने असनौली गया था। दरवाज़ा उसी ने खोला था। बड़े बड़े पीले फूलों वाला कुर्ता पहना था उसने, 2 चोटी लाल रिबन से बंधी हुई और आंखों में मोटा सा काजल। किससे मिलना है, कौन हो तुम? उसने जब ये पूछा था तो बहुत गुस्सा आया था मुझे। अरे मेरी नानी का घर है, तुम कौन होती है पूछने वाली, कहकर मैं कोहनी से उसे धकेलकर अंदर चला आया था। बाद में माँ ने बताया था कि ये तमन्ना है, यहीं घर के पीछे वाले घेर से सटा ही इसका घर है। महिपाल काका की बड़ी बेटी है। ऐसे तो नानी के यहाँ मैं छुट्टियों में हर बार आता ही था, पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा था। बोरियत नहीं हुई कि अकेले क्या करूं अब यहाँ। पहले पहल तो मुझे उससे बड़ी चिढ़ होती थी। मैं कहा भी करता था नानी से, क्या नानी, ये हमारे घर रोज रोज क्यों आ जाती है, और ऊपर से तुम्हें नानी भी कहती है। नानी तो तुम मेरी हो ना। नानी हंसकर मेरे बालों में अपनी बूढ़ी उंगलियां फिराकर कहती, तू तो कभी कभार ही आता है यहाँ, बाकी दिन तो तमन्ना ही मन लगाती है मेरा, घर के कामों में मदद भी करवाती है मेरी। सच ही कह रही थी नानी। वो हमारे घर ऐसे ही रहती थी जैसे उसी का घर हो। नानी को तिल की चटनी और गहत के पराठे बड़े पसंद थे, पर सिलबट्टे पर चटनी पीसना अब नानी के बस का नहीं रहा था, तो वो ही बनाकर खिलाती थी नानी को। उस दिन गुनगुनी धूप घर के आंगन में उतर आई थी। मैं तो सोकर ही उठा था। बाहर माँ और नानी को ढूंढता हुआ आया तो देखा माँ तो रसोई में नाश्ता बना रही है और छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर बैठी नानी तमन्ना की चोटियाँ बना रही हैं। उसे देखकर जोर से हंस दिया था मैं। क्या क्या ये इतना सारा तेल लगाकर लाल रिबन बंधवा लेती है बालों में, और आंखें सारी काली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तू तमन्ना। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर चली गई। दीपू, क्यों परेशान करता है तू इसे, 5-6 महीने बाद ही तो ब्याह है इसका, फिर बेचारी कहाँ आएगी रोज रोज। नानी ने कहा तो अजीब लगा मुझे। शादी इतनी जल्दी, ये तो मेरी ही उम्र की है नानी। सबसे बड़ी लड़की है घर में, और 17-18 की तो हो भी गई है। माँ भी नहीं है इसकी बेटे, इसके बाबा के पास आगे पढ़ाने के लिए इतना पैसा कहाँ है अब।
नानी की बात सुनकर मुझे भी एक एहसास हुआ कि क्या वो नहीं आएगी फिर। मैं उससे नहीं लड़ता था, नहीं उलझता था बिना बात। उस दिन ठंडक थोड़ी कम थी हवा में। मैं छत पर टहल रहा था। वो आई और सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। कुछ कदम चढ़कर मैं भी उसके पास आकर बैठ गया। तमन्ना, गिर जाएगी, अंधेरा है यहाँ सीढ़ियों पर, मैंने कहा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कुछ जुगनू मेरी मुट्ठी में बंद कर दिए थे। उंगलियों के बीच में से झिलमिलाहट झांक रही थी। कल मेरा रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं लड़के वाले, उसने धीमे से कहा। मैं और माँ भी जा रहे हैं पौड़ी इस इतवार को। चल, कभी फिर मिलते हैं। नानी से तेरी खबर तो मिलती ही रहेगी, कहकर मैं तो नीचे उतर आया था और वो वहीं बैठी रही थी। पता नहीं कब तक। वो मुलाकात आखिरी ही थी मेरी उसके साथ। उसके बाद मैं तो मौसी के यहाँ दिल्ली चला आया था आगे की पढ़ाई करने। कभी पौड़ी आता तो नानी से वहीं मिल लेता था। असनौली तो गया ही नहीं उसके बाद में। नानी से पूछना तो चाहा था कई बार उसके बारे में, पर पूछा ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता क्यों। शायद डरता था कि कहीं वो चुपके से मन के किसी कोने में न आ जाए। पर वो गई ही कहाँ थी। वो तो रह गई थी मेरे मन के किसी कोने में एक खुशबू की तरह। सामने से अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई तो मैं अतीत से वापस लौटा। दूर कहीं पहाड़ी पर बना ये छोटा सा गांव, घनघोर चीड़ और देवदार के पेड़ों की कतार से घिरा हुआ, सीढ़ी नुमा खेत और टेढ़े मेढ़े रास्ते, हर आंगन में पेड़ों की छांव। मुझे यूं अचानक आया देखकर नानी तो खुशी के मारे फूली ही नहीं समा रही थी। दीपू, चल तू हाथ मुंह धो ले। पता है मुझे, घर से कुछ खाकर नहीं चला होगा तू। आजा, खाना लगा देती हूँ। गहत के पराठे, तिल की चटनी और लाल चावल से बनी खीर। नानी, तिल की चटनी बहुत स्वाद है, तुमने बनाई? मैंने खाना खाते खाते पूछा। मैं कहाँ बेटे, घुटनों में दर्द रहता है, तमन्ना बना जाती है कभी कभी, नानी ने कहा। तो जैसे ऐसे राहत मिली मानो काले बादलों को चीरकर सूरज निकल आया हो। वो आई हुई है क्या यहाँ नानी? मैंने हड़बड़ाहट में पूछ ही लिया। अरे आई क्या है, यहीं तो रहती है। पर नानी, उसकी तो शादी, मैं कहते कहते रुक सा गया। रिश्ता तो तय हो ही गया था। लड़का भी किसी सरकारी दफ्तर में लगा हुआ था। ब्याह से पहले अच्छे मोटे दहेज की रकम मांग ली थी लड़के वालों ने। तमन्ना का बापू कहाँ से देता भला इतना पैसा? पहले तो लड़की का रूप रंग देखकर हाँ कर गए थे, फिर मांगने लगे दहेज ब्याह से पहले। तमन्ना ठहरी मजबूत इरादों वाली, पहाड़ की नौनी की हिम्मत पहाड़ सी सख्त। उसने ही मना कर दिया ब्याह को। अब तो कब से यहीं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, खुद भी पढ़ ली है, बहनों को भी पढ़ा रही है। नानी, नानी की बात बीच में ही काट कर मैं बोल पड़ा। मैं उससे मिला हूँ नानी? हाँ हाँ हाँ, चल आजा, अभी तो स्कूल में ही होगी। रास्ता पूछ लेना किसी से, इतने दिन बाद आया है, भूल गया होगा रास्ते भी, नानी ने हंसकर सिर हिला दिया। खेतों में बनी संकरी पगडंडियों पर मैं भागता हुआ पहुंच गया स्कूल। बाहर ही एक बड़े से पत्थर पर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो बच्चों की भीड़ में दिखी वो, बिल्कुल वैसी ही मासूम, पर कितनी बदल गई थी। मैं एकटक उसे ही देखे जा रहा था। मोती सी आंखें जैसे अभी बोल उठेंगी। आज उसने बाल पहले की तरह मोटे से लाल रिबन में गूंथ कर नहीं बांधे थे, चेहरे पर उड़ने को खुले छोड़ रखे थे। उड़ाए बाल जैसे हवा में इठलाती हुई कोई जंगली फूलों की बेल। पहचाना मुझे? मैंने किसी बच्चे की तरह उत्सुकता से पूछा। तो हंस दी थी वो। क्यों,
अब इसमें नहीं पहचानने वाली कौन सी बात है, वैसे ही तो दिखते हो, बस लंबाई बढ़ गई है, कहकर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गई। तुम तो बहुत बदल गई हो, बोलने भी लगी हो, सुना है पढ़ लिख भी ली हो, स्कूल में पढ़ाती भी हो, और अब पहले की तरह चोटी भी नहीं बनाती हो, तेल लगे बालों की। कहते कहते मैं भी उसके पीछे हो लिया उन पथरीले रास्तों पर। कहने को तो मैं 3-4 दिन के लिए ही आया था असनौली। सोचा था कि क्या करूँगा इससे ज़्यादा ठहर कर, नानी से मिलकर वापस आ जाऊँगा पौड़ी। पर अब 6-7 दिन हो गए थे। अक्सर अब मैं तमन्ना के साथ खेतों में बनी पगडंडियों पर दूर तलक निकल आया करता था। कितना बोलने लगी थी अब, पर आंखें उसकी गहरी झील सी खामोश ही, जैसे चाहती हो कुछ कहना। उस रोज जैसे उसे मैंने पहली बार देखा था, जब सूरज नीचे उतरने लगा था पहाड़ियों के पीछे से। शाम के सूरज की पिघलती सुनहरी किरणें उसके चेहरे को चूम रही थीं। कितनी निश्चल और कितनी भोली लग रही थी वो। उसके साथ होता तो लगता मानो दूर तलक फैला नीला रंग बिरंगा आसमान और ये पीले जंगली फूल भी हंसते हैं हमें साथ देखकर। मोहब्बत में सब कुछ कितना खूबसूरत हो जाता है ना। दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। मुझे असनौली पहले कभी इतना सुंदर नहीं लगा था जितना इस बार लगा। ये क्या था? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया था तमन्ना से? पर प्यार तो शायद दबा हुआ था पहले से ही कहीं। मन के एक कोने में, दिल के संदूक में तमन्ना की यादें तो हमेशा से ही थीं। पहले समझ ही नहीं पाया था। अब उम्र के इस मोड़ पर समझता हूँ ये फीलिंग में। सच, उम्र के साथ प्यार का रूप भी तो बदल जाता है। अब लगता है कि प्यार को शोर की ज़रूरत नहीं है। मैं पहाड़ की वादियों में चीख चीख कर नहीं कहना चाहता कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है तमन्ना। अब प्यार खामोशी है, प्यार में गहराई है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है हाले दिल बयां करने को। अगले दिन दोपहर को मुझे आंगन में लेटे देखकर नानी तेल की कटोरी लेकर मेरे पास आ बैठी। दीपू, आ जा, तेल लगा देती हूँ तेरे बालों में, सो जाना फिर थोड़ी देर। देख रही हूँ तुझे कुछ दिनों से, आजकल दोपहरी काटना भारी होता है तुझे। तमन्ना स्कूल में जो होती है, उसके बाद तो तेरा कुछ अता पता ही नहीं। नानी की बूढ़ी आंखों की गहराई ने जान ली थी मेरे मन की हलचल। क्या नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अनजान बनते हुए कहा, तो उन्होंने मेरे सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, अब प्रीत की है तो उसे बताना भी तो ज़रूरी है, कह दे उससे। पहाड़ी की तरह खामोश है वो अब बेटे, जब तक पुकारेगा नहीं तू तो आवाज़ कैसे आएगी। पर उसके मन की जानती हूँ मैं, तेरे कहने भर का इंतज़ार है उसे। नानी की बात पूरी सुने बिना ही मैं उठ खड़ा हुआ। अरे कहाँ जा रहा है अब? नानी ने पूछा। अभी लगभग घंटा भर है नानी, तमन्ना के स्कूल की छुट्टी होने में, जा रहा हूँ मैं, कहकर मैं निकल आया। रास्ते में से नीले और सफ़ेद छोटे छोटे खूब सारे जंगली फूल तोड़ लिए मैंने और एक पतली सी पत्तों की बेल से बांध लिया उन्हें। कुछ ही देर में पहुंच गया था मैं। छुट्टी होने में भी टाइम था तो बाहर ही एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। सूरज भी ऊपर आ गया था, उसकी गर्माहट सारी घाटी में फैल रही थी और उसका लाल पीला सुनहरा रंग भी। तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और वो आती हुई दिखाई दी। तमन्ना, इधर, मैंने आवाज़ लगाई तो वो भी मेरे ही पास उस पत्थर पर आ बैठी। मुझसे शादी करोगी? कहकर मैंने वो नीले सफ़ेद फूलों का गुच्छा उसे थमाते हुए पूछा। शादी? मुझसे? अच्छा, पहले तो हमेशा यही कहते थे तुम
कि तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तमन्ना। उसने मेरे हाथों से लेकर फूलों को चूम लिया और इतराती हुई घर की ओर बढ़ चली। अरे नहीं तो सुनो, मैंने कब कहा ऐसा? तमन्ना सुनो तो, आज संदीप दा की लिखी कुछ लाइंस तुम्हारे लिए। सुनो, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती हो। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। बिना मेकअप के और बाल उलझे हुए, हरकतें पागलों सी पर विचार सुलझे हुए, गालों में डिम्पल और ये टेढ़े मेढ़े दांत, दिल की साफ बस दिमाग की कच्ची लगती हो। सुनो, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। बस ये कहानी यहीं तक।